कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये वीडियो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान की बुक में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वियना संधि कब हुई थी। आंसर है 1815 में वियना संधि हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। इसका भी आंसर है 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। आंसर है 1914 और 1918 में इसको समाप्त कर दिया गया था या समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस लौटे थे। 15 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इसी वजह से हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ठीक है, इसका आंसर है 1928। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया, कहां घोषित किया, तो 1929 में लाहौर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो जो बेटा इसका आंसर है 1930। क्या है, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। इसका आंसर है 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 को दूसरा हुआ, 1932 को तीसरा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो आंसर है 5 मार्च 1931। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि 1931 में, तो लेकिन इसकी डेट क्या है, 7 सितंबर, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ डेट पूछता है, सिर्फ सन पूछता है, डेट नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, 1931 याद रखिएगा सेकंड है, 1930 पहला है और 1932 तृतीय। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया। आंसर है 1943। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया। आंसर है 1946। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, आपको कमेंट करना है या मैं बता देता हूं, दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ठीक है, ये 4 मेट्रो सिटीज में शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। आंसर है सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों में चलाई गई थी। ठीक है, किन 2 स्थानों में चलाई गई थी। तो इसका आंसर है मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1853 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका आंसर है 1953। ठीक है, 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली और 1953 में भारतीय वायु परिवहन का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि BRO सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया। आंसर है 1960 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आंसर है 1917। ठीक है, मोहम्मद प्रोफेसर यूनुस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके लिए इन्हें वर्ष 2006 में क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। आंसर है 1956 में घोषित किया गया। आपको पता है श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है और एक द्वीपीय देश है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में साक्षरता के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किसकी है। तो इसका आंसर है केरल। केरल ज्यादातर मामलों में सबसे नंबर 1 पर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, समावेश किया गया है। आंसर है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो 1991 में LPG की शुरुआत की गई थी। इसकी LPG की शुरुआत की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, और
निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। और इसमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? ठीक है, हेमेटाइट तो लोहा, ठीक है, लोहे का क्या है? ये अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना तथा टर्शरी कोयले का संबंध किस खनिज से है? तो आंसर है कोयला। ठीक है, आंसर क्या है इसका? कोयला। अगला प्रश्न है ज्वारी तरंगों से किस स्थान पर प्राप्त नहीं होता? ये क्वेश्चन, हाँ, ज्वारी तरंगे से ऊर्जा किस स्थान पर प्राप्त नहीं होता है? तो अमरकंटक। बेटा इतना याद रखिए कि जहां पर ज्वार आते होंगे वहां पर हमें ज्वारी ऊर्जा मिलेगी, जहां पे ज्वार नहीं आते वहां पे ज्वारी ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है मैग्नीज ग्रंथिकाएं किस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है? आंसर है महासागरों से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। मुंबई हाई भी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और डिगबोई असम भी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखिएगा। उदारीकरण क्या है बेटा? तो उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश में अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। और भारत ने इसको कब अपनाया था? तो 1991 में। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय अपनाया था, अर्थात कांग्रेस की सरकार के समय अपनाया था। याद रखिएगा, मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, और एलपीजी योजना मैंने बताया था, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक कृषि की विशेषता क्या है? तो बेटा अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यही बेटा तीनों चीजें कहीं ना कहीं हरित क्रांति के समय भी प्रयोग की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कॉफी का उत्पादन होता है तो कॉफी कर्नाटक, याद रखिए, कॉफी कर्नाटक का याद रखिए। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ियां, याद रखिएगा। ठीक है, औस, अमन तथा बोरो क्या है? क्या है बेटा? तो ये धान की किस्में है। अब आपको कमेंट करना है कि धान किस प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ या जायद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोयाबीन, मूंगफली तथा कपास किस प्रकार की फसलें हैं? तो खरीफ फसल है। और धान भी कैसी फसल है? खरीफ फसल है। और अभी हमने आपको बताया अमन, ठीक है, अमन, औस और बोरो ये क्या है? इसकी किस्मों के नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे? तो आपको पता है लाला लाजपत राय। ठीक है, ये शहीद हो गए थे और इन्होंने ही कहीं ना कहीं नारा दिया था साइमन गो बैक। नारा नहीं दिया तो मतलब साइमन गो बैक, साइमन कमीशन जो आया था उसके मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर संतरों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है नागपुर और चेरापूंजी। तो इसका का और खा दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की राजभाषा क्या है? आंसर है हिंदी। ठीक है बेटा, हिंदी। अभी हमने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्तर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन कहते हैं या स्थानीय स्वशासन कहते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है कि नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो बेटा इसका जो आंसर है महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व ने हमारे लोकतंत्र को क्या किया है? तो हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या किया है? मजबूत किया है। और महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में? तो 33% आरक्षण दिया गया है। ये हम आपको पहले ही बता दिया है, या 1/3 आरक्षण दिया है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। प्रांतीय यानी राज्य। ठीक है, चलिए आगे कि वियना कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका आंसर है ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है, ये मेटरनिक का एक कथन है कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये भी कथन किसका है? मेटरनिक है। और ये क्या उनके ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, यानी प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? आंसर है जूसेपे
मेस्नी। और जूसेपे मेस्नी ने किसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? जूसेपे मेस्नी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? इसका आंसर है कुस्तुनतुनिया की संधि, जो कि 1832 में हुई थी। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और 1832 में क्या हुआ था? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। इसके माध्यम से क्या कर दिया था कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से या किसका कथन है? कथन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या है? मेटरनिक। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन ने भावनाओं, अंतर्निहित और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया? तो इसका आंसर है रूमानीवाद। ठीक है, रूमानीवाद। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर इनमें से किस साम्राज्य का शासन था? तो इसका आंसर है हैब्सबर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ? तो आंसर है 1848 में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था। 1948 में क्या हुआ था बेटा? तो श्रीलंका आजाद हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। गांधी जी की हत्या हुई थी, लालू प्रसाद यादव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? तो जर्मेनिया। ठीक है, जैसे भारत में भारत माता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको पता है कि मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की फालतू बातें नहीं की है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।